गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, अगर हम उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर उसका कैसा फिनोमेना हमें मिलेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले, तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें कि पोलराइजेशन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या होता है और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो इसका एटम्स जो है कुछ इस तरह से अरेंज्ड होगा। उसके बाद फिर हमने इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। उसके बाद फिर ये जो एटम्स होता है उसमें निगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर जो है वो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, ये सब बहुत ही डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है। प्लीज़ आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, so when electric field is applied, then negative electron cloud is shifted to the left, that is opposite to the electric field, and hence the atom has dipole। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से डाइपोल हमें मिल जाता है जिसका डाइपोल मोमेंट होता है स्मॉल p। ओके, अब देखते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है। इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव डिस्कस्ड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है एटम पे वो किस तरह से होता है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है। इफ द डाइलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दो केसेस हमने डिस्कस किया था, एक था नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एक था पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो है परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उस पर हमारा जो टाइनी डाइपोल्स होता है वो इंड्यूस हो जाता है, और उसी प्रकार ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसमें हमारा परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, तो उसमें टॉर्क अप्लाई होता है। ठीक है, सो इन डाइलेक्ट्रिक इन द if the dielectric consists of neutral atoms or non-polar molecules, then field will induce a tiny dipole moment pointing in the same direction as the field. Okay, if the material is made up of polar molecules, each permanent dipole will experience torque। तो जितने भी डाइपोल्स होंगे वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उसके बाद। ठीक है, and torque trending to line up in the field direction। ठीक है, these two mechanism produce the same basic result, a lot of tiny dipoles pointing along the direction of the field is created and the material becomes polarized। तो ये जो फिनोमेना आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट्स क्रिएट हो रहा है, ये जो टाइनी डाइपोल्स हमारा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर कोई भी एटम्स का डिस्प्लेस हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे हमें डाइपोल्स मिल रहे हैं, तो अब इस डाइपोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पोलराइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो इट इज कन्वीनियंट टू यूज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो जो क्वांटिटी हमें मिलेगा वो होता है पोलराइजेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है, और अगर n नंबर ऑफ एटम्स है और n नंबर ऑफ हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका पोलराइजेशन हम लिखेंगे डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए पोलराइजेशन को मैं यहाँ पे कैपिटल P से डिनोट की हूँ, एंड यहाँ पे जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो स्मॉल p से है। ठीक है, यहाँ पे हो गया पोलराइजेशन कैपिटल P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया हमारा पोलराइजेशन। फॉर ए स्फेयर ऑफ रेडियस r, हम जानते हैं कि अगर कोई स्फेयर है उसमें अगर पोलराइजेशन हो रही है तो उसका हम वॉल्यूम कैसे लेंगे, 4/3 πr3, जिसका कि रेडियस है r। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा स्फेयर है जिसमें कि पोलराइजेशन हो रही है, n नंबर ऑफ डाइपोल्स है वहाँ पे, तो उसका पोलराइजेशन क्या होगा, p इज इक्वल टू इस स्फेयर का डाइपोल मोमेंट p अपॉन 4/3 πr3, जो कि है वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेयर। ओके, अब देखिए, नाउ लेट अस कैलकुलेट नेट सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस एंड नेट वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है तो उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बाउंड चार्जेस का कितना होगा,
साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि नेट वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री चार्जेस आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये बाउंड है एटम से, ठीक है, ये हमें ये फ्री नहीं हुए हैं, सो यहाँ पे हम बाउंड चार्जेस का यूज़ करेंगे। सो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू नेट डायपोल मोमेंट P अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है पोलराइजेशन का फॉर्मूला। सो P इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, कैप ये है स्मॉल p विच इज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू कैपिटल P इंटू डी टाउ, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ लेट अस कंसिडर ए पोलराइज्ड मटेरियल एंड वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल आउटसाइड दिस मटेरियल ड्यू टू दिस पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पोलराइज्ड मटेरियल है, ठीक है, जिसका कि डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह से आपको दिखाया गया है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे डायपोल्स है। सो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम P पॉइंट पे जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या होगा आउटसाइड दिस पोटेंशियल, यहाँ आउटसाइड दिस मटीरियल, ठीक है, V यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे V हम फाइंड करना चाह रहे हैं। सो for this let we take a point P outside this object where we want to find the potential. So P point हम ले लेंगे outside this object, okay. This polarized material has many dipoles, so the potential at R due to single dipole can be written as। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि इस ये जो पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे डायपोल्स है, यहाँ पे बहुत सारे डायपोल्स है, लेकिन अगर हम एक डायपोल को कंसिडर करें, अगर ये डायपोल को हम कंसिडर कर रहे हैं जो कि r डिस्टेंस पे और p पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे r डिस्टेंस पे अगर हम चाहते हैं कि पोटेंशियल एक सिंगल डायपोल के लिए हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए v ऑफ r इज इक्वल टू 1/4πε0 r कैप डॉट p अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से आया, ये इक्वेशन मैंने आपको वीडियोस में बता दिया है कि जब हम कोई भी पोटेंशियल फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का तो कुछ इस तरह का वैल्यू हमें मिलता है, ठीक है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो और ये जो इक्वेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। वेयर आर इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ डायपोल, वेयर आर इज द वेक्टर फ्रॉम डायपोल टू पी, ठीक है। तो आर यहाँ पे क्या है, आर जो है वो डिस्टेंस है डायपोल से लेके पी तक का। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, हियर वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं अगर, तो यहाँ पे होगा इस पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो फर्स्ट वी विल फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू एन एलिमेंट P दैट इज टाइनी डायपोल एंड देन वी विल इंटीग्रेट फॉर द एंटायर वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमको एक छोटा सा डायपोल ले लेते हैं और उसका हम वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर उसको पूरे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये जो हमारा पूरा पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट है वो हमें उसका जो भी पोलराइजेशन होगा और जो पोटेंशियल P पॉइंट पे होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल ड्यू टू एन एलिमेंट, अब कोई एलिमेंट अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं वॉल्यूम का, ठीक है, कोई भी एलिमेंट में अगर ये डायपोल है, सो उस एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, dv इज इक्वल टू 1/4πε0 r कैप डॉट p अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये है डायपोल मोमेंट। सो यहाँ पे v क्या है, अगर यहाँ पे v है हमारा पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू एन एलिमेंट, ठीक है, वहाँ पे का पोटेंशियल क्या होगा P पॉइंट पे, वो हम इस तरह से लिख रहे हैं कोई सिंगल डायपोल के लिए। सो वेयर P इज इक्वल टू कैपिटल P इंटू डी टाउ, वेयर डी टाउ इज द एलिमेंट डायपोल मोमेंट, ठीक है, वो जो एलिमेंट हमने ले रखा है उसका डायपोल मोमेंट है P एंड दिस इज द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम विच इज पोलराइजेशन, ठीक है। सो इक्वेशन यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से इसको पुट किए हैं, यहाँ पे देखिए दिस इज द इक्वेशन 1, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ थीटा एंगल बनाता है, ये जो हो गया, ये हो गया हमारा थीटा एंगल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये पिछले वीडियो में इसमें मैंने आपको बताया था कि ये थीटा एंगल हम लेंगे तो यहाँ पे P पॉइंट पे हम कोई भी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल से, ठीक है। सो V इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 r कैप डॉट P, ये दिस इज डायपोल मोमेंट अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। So here also dipole moment of single volume element can be written as P is equal to capital P upon V, और इसका वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगा हमें, ठीक है। सो नाउ द पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पोलराइज्ड वॉल्यूम एलिमेंट कितना हो जाएगा, सिंगल पोलराइज्ड वॉल्यूम एलिमेंट के लिए हो जाएगा dVr इज इक्वल टू 1/4πε0 r कैप डॉट P अपॉन r स्क्वायर इंटू डी टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू जो है P का वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे विच इज P डॉट डी टाउ प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये P जो है इस जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू, ठीक है। नाउ द पोटेंशियल ऑफ होल पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन। अब हम पूरे पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है हमारा पोलराइजेशन इसमें हो रखा है, सो इसके वजह से हमारा जो पोटेंशियल होगा P पे वो क्या होगा,
तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे. सो वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर आर कैप डॉट पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी टाउ प्राइम. दिस इज डी टाउ प्राइम. ओके, अब डेरिवेशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम देख लेते हैं. फर्स्ट नंबर पे है व्हेन वी आर हैविंग द डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, सो उसका वैल्यू होता है 4 पाई डेल क्यूब आर, और जब हम उसका कर्ल करते हैं तो आर कैप अपॉन आर स्क्वायर का तो वो होता है 0. ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम ग्रेडियंट लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर, तो वो होगा आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला का आगे यूज होगा. एंड व्हेन वी यूज द डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर, जब हम लेते हैं 1 अपॉन आर का, तो वो होता है -4 पाई डेल क्यूब आर, और ये फॉर्मूला भी आगे यूज होने वाला है. ठीक है, सो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ, ये कोई फंक्शन है और ये कोई वेक्टर है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए प्लस एफ डाइवर्जेंस ऑफ ए. ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे. सो ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ 1 ऑफ आर इज इक्वल टू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. ये इक्वेशन ए हमने माना है यहाँ पे. ठीक है, ये इक्वेशन ए है. अब क्या करेंगे, इसको वी ऑफ आर हम जानते हैं, वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर आर कैप डॉट पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी टाउ होता है. तो हम क्या करते हैं कि आर कैप अपॉन आर स्क्वायर को एक तरफ कर देंगे और ये पी जो है यहाँ पे ले आएंगे. ठीक है, सो ये हो गया पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी टाउ. अब देखिए फ्रॉम ए हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट है आर कैप अपॉन आर स्क्वायर के बदले हम ये लिख सकते हैं. ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ 1 ऑफ आर इसके इक्वल है. सो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए. सो वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर पी डॉट ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर एंड दिस इज डी टाउ प्राइम. अब देखिए फ्रॉम फॉर्मूला 5 ये फॉर्मूला के यूज करेंगे. ठीक है, जब हम लेते हैं, जब डाइवर्जेंस लेते हैं कोई फंक्शन का और कोई वेक्टर जब हमारे पास होता है, तो ये फॉर्मूला होता है. ये हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए ये जो हम ले रहे हैं ये हमारा हो गया वेक्टर, और 1 अपॉन आर हो गया हमारा कोई फंक्शन. ठीक है, सो अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा देखिए. सो डाइवर्जेंस ऑफ पी अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर. आर जो है फंक्शन वो बाहर हो गया, ये फंक्शन जो है यहाँ बाहर आ गया, और ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर विच इज पी, प्लस ये पी जो है यहाँ पे ए जो वेक्टर दिखा रहा है, ये पी वेक्टर यहाँ पे ये बाहर आ गया, डॉट ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया. अब देखिए इसको हम इधर ले जाते हैं, पी डॉट ग्रेडियंट ऑफ आर ये इधर रह गया और ये क्वांटिटी इधर चला गया, तो कितना आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ पी अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर एंड दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ पी. अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, आई विल पुट वैल्यू दिस इन इक्वेशन 1. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी डॉट ग्रेडियंट ऑफ 1 ऑफ आर डी टाउ. ठीक है, इसका वैल्यू अब हम पुट करने जा रहे हैं. सो इसका वैल्यू क्या है, ये है डाइवर्जेंस ऑफ पी अपॉन आर, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ पी अपॉन आर इंटू डी टाउ माइनस दिस माइनस साइन एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन आर एंड दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ पी इंटू डी टाउ. अब हम जानते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम से सरफेस बनाने के लिए हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, वो होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. सो इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे सरफेस इंटीग्रल में. ओके, अब आगे हमारा क्या हो जाएगा कैलकुलेशन. नाउ द पोटेंशियल ड्यू टू पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट. पूरे ऑब्जेक्ट के लिए अब हम पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं. देखो यहाँ पे होगा वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट का पूरा पोटेंशियल हमें कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस इंटीग्रल 1 अपॉन आर पी डॉट डी ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन आर एंड दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ पी इंटू डी टाउ प्राइम. ठीक है, तो ये क्वांटिटी अब देखिए अब क्या है, सिंस वी नो दैट वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज रो ऑफ आर अपॉन आर इंटू डी टाउ. हम जानते हैं कि ये जो क्वांटिटी होता है पोटेंशियल का वो होता है वॉल्यूम चार्ज के लिए. ठीक है, और ये जो क्वांटिटी होता है वो होता है सरफेस चार्ज के लिए. ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल फॉर सरफेस चार्ज एंड दिस इज द पोटेंशियल फॉर वॉल्यूम चार्ज. तो अब हम क्या करेंगे, वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर पी डॉट एन कैप यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पे डी ए जो एलिमेंट है वो एन कैप की डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी डॉट एन कैप और डी ए प्राइम जो है वो हमारा बाहर आ गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर 1 अपॉन आर और ये जो है डाइवर्जेंस ऑफ पी इंटू डी टाउ. ठीक है, अब देखिए ये क्वांटिटी जो है वो यहाँ आ गया और ये जो है वो यहाँ आ गया.
सो नोट दैट बोथ टर्म्स लुक्स लाइक कूलम पोटेंशियल ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज। यहाँ पे देखिए ये दोनों ही जो हमारा टर्म्स मिल रहा है वो कूलम पोटेंशियल के लिए है, जो कि कॉन्टिन्यूस चार्ज के लिए होता है, ठीक है। सो द सेकेंड टर्म लुक लाइक वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। अब देखिए ये जो सेकंड टर्म है वो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी की तरह मिल रहा है हमें, क्योंकि ये जो है ये क्वांटिटी हमारा वॉल्यूम चार्ज का होता है, तो ये जो है वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। वाइल द फर्स्ट टर्म लुक्स लाइक द कूलम पोटेंशियल ऑफ सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। अब ये देखिए ये जो टर्म है ये सरफेस इंटीग्रल है, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, रो बी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी। ये पी जो है यहाँ पे पोलराइजेशन है, ठीक है, पोलराइजेशन, दिस इज पोलराइजेशन, ओके। सो यहाँ पे सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा बी, वेयर बी डिनोट्स द बाउंड, ठीक है। जो हमारा बाउंड है उसको हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं बाउंड चार्ज को। सो ये हो जाएगा पी डॉट एन कैप, ये जो है ये क्वांटिटी जो है वो हो जाएगा पी डॉट एन कैप। दिस इज द सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द डाइलेक्ट्रिक सरफेस। अब ये एन कैप क्या है, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है, जो डाइलेक्ट्रिक सरफेस होगा उसका जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं एन कैप, ठीक है। सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इन ब्रैकेट, और ये हो गया हमारा सरफेस इंटीग्रल सिग्मा बी हम लिख सकते हैं ये क्वांटिटी के बदले अपॉन आर इंटू डी ए प्राइम, प्लस ये हो गया हमारा माइनस, तो ये आ गया, तो यहाँ पे हम रो बी अपॉन आर इंटू डी टी प्राइम, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। ये हो गया हमारा ये सरफेस बाउंड चार्ज और ये हो गया वॉल्यूम बाउंड चार्ज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप समरी देख लीजिए, ये हो गया सरफेस एंड वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। इन कंडक्टर देयर इज फ्री चार्जेस, कंडक्टर में हम जानते हैं कि फ्री चार्जेस होता है। इन डाइलेक्ट्रिक देयर इज बाउंड चार्जेस, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक में बाउंड चार्जेस होता है और कंडक्टर में फ्री चार्जेस होता है। तो बाउंड चार्जेस डाइलेक्ट्रिक में क्या क्या होगा, इफ पोलराइजेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर हमारा पोलराइजेशन नॉन यूनिफॉर्म है देन देयर विल बी बोथ सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड द वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक है हमारा, ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक में हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और इसमें अगर पोलराइजेशन हो गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, तो अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म हो गया, अगर हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दे दिया, ठीक है, कुछ इस तरह है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, कुछ इस तरह, तो ये जो है अंदर का जो है हमारा जो बाउंड चार्ज डेंसिटी होगा और जो सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी होगा, जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी होगा, वो दोनों ही यहाँ पे होगा। लेकिन इफ पोलराइजेशन इज यूनिफॉर्म देन देयर विल बी ओनली सरफेस बाउंड चार्ज। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे क्या होगा कि अंदर का जितने भी डायपोल्स है वो यहाँ पे हेड टेल जो बन रहा है हमारा, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ सरफेस पे जो हमारा बाउंड होगा चार्ज होगा वही सिर्फ बचेगा, ठीक है। तो हमारा जो पोलराइजेशन अगर यूनिफॉर्म है तो ओनली सरफेस बाउंड चार्ज होगा, और अगर पोलराइजेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हमारा दोनों होगा, ठीक है, सरफेस बाउंड चार्ज भी होगा और वॉल्यूम बाउंड चार्ज भी होगा। So if P is polarization, then surface bound charge density sigma B is equal to P dot n cap. If P is polarization, then volume bound charge density is rho B is equal to minus divergence of P. ठीक है, so कुछ इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है। so ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों होगा, और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डिस्कशन सरफेस बाउंड और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी का, और ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखनी है, ये फॉर्मूलाज आपको कभी भी यूज़ पड़ सकती है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।